ओके, आज हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के, और अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड देन इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं इनके ऊपर बात करी जाएगी हमारे लेक्चर्स के अंदर। तो मतलब एग्जाम पॉइंटर सीरीज जो नेक्स्ट आने वाली है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया एंड इस तरीके के जो वायरिंग हो गई, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर एमपीपीटी के बारे में बहुत आपने नाम सुना होगा। एमपीपीटी की फुल फॉर्म याद रखना, काफ़ी बार पूछी जाती है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं सोलर पीवी की, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर बार जो हमारा सोलर पीवी है उसका सर्टेन वोल्टेज होगा, सर्टेन करंट होगा। तो हम इस तरीके से इन दोनों को मैनेज करें कि हमारी जो आउटपुट पावर है वो हमेशा मैक्सिमम रहे, मतलब ऑप्टिमाइज कर सकें पावर के एक्सट्रैक्शन को। तो इसी के लिए हम लोग एमपीपीटी ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि सोलर पीवी में यूज़ करा जाता है ताकि जो पीवी सिस्टम का जो पीवी सिस्टम हमारा है वो ऑपरेट करे एट मैक्सिमम पावर, ऑप्टिमाइज कर सके हम उसे। ठीक है, याद रखना, ये 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बहुत बेसिक। हालांकि मैं आपको बता दूं एमपीपीटी एक रिसर्च का टॉपिक है और इस पे मतलब समझ लो कि रिसर्च सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि पुराना काफ़ी पहले समय इस पर रिसर्च होती थी। तो जब भी कोई पीवी पे रिसर्च करता है तो ऑपरेट तो वो एमपीपीटी पे ही करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 23rd पॉइंट, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी। ये इधर अभी रिसेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो किस पे काम करती है। तो बेसिकली यहाँ पर ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करती है, यानी कि हीट एक्सचेंज तो होगी लेकिन वो टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करेगी। अब किसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस? तो ओशियन जो है उसका डीप सी वाटर, मतलब जो गहराई में, यहाँ पे जो बिल्कुल नीचे लेवल का जो सी वाटर है वहां पर, और जो सरफेस का सी वाटर। अब होता क्या है कि जैसे सूरज निकला, अब सूरज की किरणों से ऊपर की सरफेस तो भाई गर्म हो गई, वाटर हॉट हो गया, लेकिन नीचे की जो डीप सी सरफेस है जहाँ लाइट ही नहीं पहुंच पा रही वो कूल रह गई। तो अब इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन काम करता है। ठीक है, ये बढ़िया टॉपिक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कॉमन बैटरी जो हम यूज करते हैं, ग्रिड स्केल रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आपको पता है कि अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मेनली विंड हो गया या फिर सोलर हो गया, तो ये दोनों के दोनों इंटरमिटेंट है। कई बार मैंने बताया है ना, इट इज इंटरमिटेंट इन नेचर, मतलब ये वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि एक कांस्टेंट विंड कांस्टेंट सोलर चल रही है। कभी बादल होंगे तो सोलर ढक जाएगा, बारिश हो रही है, ठंड है, तो इट विल डिपेंड ऑन कि वेदर कंडीशंस एंड नेचर कैसी सपोर्टिव है। तो अब इनको कांस्टेंट, इनको थोड़ा सा रिलायबल बनाने के लिए हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पीवी विद बैटरी हम लोग यूज करते हैं अगर हमें रिलायबल पावर चाहिए। समझ में आ रही बात ये? तो इन बैटरी जो हम यूज करते हैं इसमें कौन सी मेनली बैटरी यूज होती है? तो अगर हम ग्रिड स्केल के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोरेज कर रहे हैं, कि भाई जो हम ग्रिड चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो वो जो पावर होगी जो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है उसको हम लोग स्टोर करेंगे लिथियम आयन बैटरीज में। ध्यान रखना, लिथियम आयन बैटरीज। नेक्स्ट यहाँ पर टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो होता है, टाइडल एनर्जी के ऊपर जो काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वो ग्रेविटेशनल पुल पे काम करता है, मून एंड सन। भाई टाइड्स क्या होती हैं? ठीक है, टाइड जो होते हैं वो इसी पे डिपेंड करेंगे कि मून का और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके बेसिस पर ही टाइड जनरेट होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को हम लोग कह देते हैं इट इज अ ग्रेविटेशनल एनर्जी सोर्स। कई बार याद रखना पेपर में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन एनर्जी सोर्स है, तो टाइडल उसका एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, लार्ज हाइड्रो पावर डैम जो होते हैं, इनके बारे में 2-3 बातें मैंने ऊपर ही बताई थी आपको। पहली बात, ये कौन से होते हैं? तो जो 25 मेगावाट से ज़्यादा का पावर बनाते हैं, 25 मेगावाट से ज़्यादा का पावर जनरेशन करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं लार्ज हाइड्रो पावर डैम के अंदर में। पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की जो स्कीम्स होती हैं उससे इसको बाहर कर दिया जाता है। रीज़न क्या है? हालांकि इसके अंदर जो वाटर है वो रिन्यूएबल है नेचर में, कि मतलब बार बार पानी रिप्लेनिश कर लेगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। आपको पता है ना रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी की? बता दे रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जो अपने आप को रिप्लेनिश कर लें या रिन्यू कर लें। ठीक है, रिन्यू कर लें विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्योंकि देखो जो तेल है या कोल है ये सब अपने आप को रिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इनको रिन्यू करने में लाखों साल लग जा रहे हैं। मतलब अगर आपने तेल यूज कर लिया तो भाई जो डेब्रीज होंगे पेड़ और इंसानों के या जो जानवरों के, वो जमीन के अंदर जमीन की हल्की आंच पे पकेंगे और इस पूरे प्रोसेस में जाके हमें ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल मिलेंगे। बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लगभग लाखों साल लग जाएंगे। वहीं पर अगर विंड की बात करें तो भैया अभी चल रही है, नहीं चलेगी, थोड़ी देर बाद फिर चल जाएगी। या जैसे सोलर है तो हर अगले दिन तुम्हें सोलर, मान लेते शाम हो गई 6 बज गए, अब सोलर नहीं है, अगले दिन फिर मिल जाएगी। तो ये क्या है? ये रिप्लेनिश या रिन्यू हो रहे हैं बहुत ही कम शॉर्ट इंटरवल में। तो रिन्यू
हर लगभग सोर्स हो जाते हैं, ज़्यादातर हो जाएंगे, लेकिन वो कितनी देर में हो रहे हैं ये उनको रिन्यूएबल बनाता है और नॉन रिन्यूएबल बनाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं हो, मतलब जो कि बहुत लंबा समय ले लेंगे रिन्यू अगर होंगे भी, एक तो रिन्यू नहीं होंगे और अगर हुए भी तो बहुत लंबा समय ले लेंगे, तो डेट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लार्ज हाइड्रो की, तो भैया वाटर यूज हो रहा है, वाटर अपने आप को रिन्यू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग लार्ज हाइड्रो को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि बैडली इंपैक्ट करता है रिवर के इकोसिस्टम पे, जो अंदर के तालाब उलाब के उसके जो मछलियां हैं, जो फ्लोरा एंड फौना करके जो कहा जाता है, उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। साथ ही साथ कम्युनिटीज को बहुत डिस्टर्ब करता है, आसपास की जानवर हटाए जाएंगे, भाई डैम बनाना है तो शहर हटाए जाएंगे, है ना। तो सोशल इश्यूज बहुत होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा हमारा रिन्यूएबल सोर्स में से काउंट नहीं करते। इसीलिए जितनी भी सरकार की स्कीम है, चाहे वो MNRE हो गई, है ना, या जो भी सरकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी को मोटिवेट करने वाली स्कीम्स हैं, वो इस लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं इनको अपने स्कीम के अंतर्गत नहीं रखते। स्मॉल लेवल के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, स्मॉल लेवल पे ये काम होता है। स्मॉल मतलब जो 25 मेगावाट से कम बनाती हैं, कम बनाए, वो हमारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वो रिन्यूएबल का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर एफिशिएंसी जो होती है टिपिकल कमर्शियल सिलिकॉन सोलर सेल की, यानी कि जो मार्केट में बिक रहे हैं सोलर सेल, टिपिकल कमर्शियल सिलिकॉन सोलर सेल अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, मतलब जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री हो, है ना, और उसका जो इरेडियंस है वो सर्टेन जो मैंने पीछे बताया भी था, वो टेस्ट कंडीशन जब होंगी, जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन में इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 15 से 22%, यानी कि जितनी भी सोलर इनके ऊपर पड़ेगी उसका 15 से 22% ही हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो पाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये काफ़ी पूछा गया है। इन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल है, इनके में सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो कौन सा होता है? तो रिकम्बिनेशन लॉसेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जरा समझते हैं कि रिकम्बिनेशन लॉसेज क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन जो भी इसको कहना है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सोलर में, तो सोलर इस तरीके से बना होता है कि जब उस पर सोलर की एनर्जी पड़े, सोलर लाइट पड़े, तो वो क्या हो, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट हो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर है, ये क्या करे, ये करंट को फ्लो कराए सर्किट के अंदर, और यही करंट तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो भैया जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट हुआ है, ये इसलिए होता है, मतलब जो हमारा थॉट होता है, जो हम लोग डिजायर्ड कंडीशन होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बना है ये सेपरेट रहे और करंट के रूप में मूव करे, सिस्टम में करंट को एस्टेब्लिश करे। बट क्या होता है, कभी कभी फ्यू ऑफ देम जो होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं बिफोर दे आर एक्सट्रैक्टेड, मतलब करंट फ्लो कराने की जगह ये जैसी ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, ये आपस में रिकम्बाइन हो गए। अब ये रिकम्बाइन हो गए तो इससे क्या होगा, फ्री चार्ज कम हो गए, क्योंकि लाइट पड़ी, फ्री चार्ज जो बन रहे हैं, यही फ्री चार्ज तो सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं। अब यही अगर खत्म हो जाएंगे दोबारा से रिकम्बाइन होके, तो वो हमारे लिए बहुत सिरदर्द की बात है, क्योंकि उससे एफिशिएंसी पुअर होगी, वोल्टेज कम मिलेगा, करंट कम बनेगा। तो इसी को हम लोग रिकम्बिनेशन लॉसेस कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन लॉसेस कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सोलर की एफिशिएंसी ओवरऑल कम होती है, और दूसरा ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो भी काफी हद तक रिड्यूस होता है। तो ये आपको याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन लॉसेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के बारे में, मैंने और डिटेल भी आपके लिए डाली हुई है। जैसे कुरनूल का है, कुरनूल जो था इसका 1000 मेगावाट का इनका प्लांट है। आपको इसके बारे में ये क्वेश्चन में पेपर में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इंडिया का ये पहला सिंगल लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पर ही सारे सोलर पैनल लगे हुए, तो इंडिया का पहला 1 गीगावाट का सोलर पार्क था 2019 में। 22 में सबसे बड़ा जो था वो बदला सोलर प्रोजेक्ट बन गया, यानी कि 2019 तक जो हमने सबसे बड़ा हमारा जो था सोलर पार्क एक ही जगह पर, वो था कुरनूल का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी। अब जो है 2022 में बदला बना दिया, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। तो जरा देख लेते हैं कितने अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में इस समय चल रहे हैं। तो मैंने मेन सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो जैसे बदला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है, या फिर जहां पर भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वहां पर इंडिया की स्कीम्स जो मैंने कवर करी हैं वो जरूर पूछी जा सकती हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, सही है। तो ये लेक्चर ना केवल टेक्निकल वालों के लिए बल्कि जो जीके की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भदला जो है हमारा, वहां पर भदला सोलर पावर मेगा पावर प्रोजेक्ट है, उसमें कितना है, 2245 मेगावाट, समझ में आ रही है, 2245 इतना मेगावाट का पावर प्लांट है, सबसे बड़ा। और ये ना केवल इंडिया का लार्जेस्ट है बल्कि वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट, मैंने कवर करा था अभी पीछे, इसको बताया था आपको। और ये राजस्थान में एस्टेब्लिश है, ठीक है, हो गया। देन है पवगाड़ा, पवगाड़ा कहाँ है, ये 2050 मेगावाट, 2050 मेगावाट का है, ये दूसरे नंबर का है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। ध्यान रखना, 2-3 चीजें याद रखो, 3 चीजें याद रखनी, एक तो इसका नाम कहाँ पर है और कितने मेगावाट के, 3 बातें आपको याद रखनी, ठीक है।
तो 2245 देन 2050 ये दो हमारे 2000 मेगावाट कैपेसिटी के ऊपर के पावर प्लांट हैं सोलर, इसीलिए अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। देन कुरनूल का हो गया 1000 वाला आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कई हैं, जैसे एक देखो ये एनपी कुंता, ये 978 मेगावाट, ये भी लगभग लगभग 1000 के करीबी है, 1000 मेगावाट के। तो याद रखो आंध्र प्रदेश में जो भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो 1000 के करीब हैं, इस पे भी काम चल रहा है और इसको एक्सपेंड करा जा रहा है। इसको अनंतपुरम के नाम से भी जाना जा रहा है, एनपी कुंता नाम भी है और अनंतपुरम के नाम से भी इस प्रोजेक्ट को जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अनंतपुरम या कुरनूल में, ये दोनों के दोनों क्या है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। और जो भी आंध्र प्रदेश सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो क्लोज टू 1000 मेगावाट के हैं, ठीक। रेवा, रेवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, बहुत सही। रेवा जो है ये कितना है, 750 मेगावाट का पावर प्लांट है, ठीक है। देन कमुती, कमुती कितना है, 648 मेगावाट का है और ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। देन चरंका, ठीक है, चरंका जो भी इसको आप प्रोनाउंस करें, चरंका, ये 600 मेगावाट का, ये गुजरात में है। समझ में आ रही बात है। तो ये सारे आपको नाम याद रखने स्टेट्स के जहाँ पर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें किसी भी चीज़ से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तुमसे पूछ लेगा आंध्रा में कौन सा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, गुजरात में कौन सा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, या पूछ लेगा चरण का कहाँ पर है, या पूछ लेगा चरण का कितने मेगावाट का है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। देन यहाँ पर आता है हमारा 31 पॉइंट, SECI, ठीक है, सेकी, ये क्या है, ये है तुम्हारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या है, जैसे हमने बताया कि भाई मिनिस्ट्री एक है MNRE जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डेवलपमेंट पे काम कर रही है, उसी के अंदर ये एक पार्ट है, ये एक नोडल एजेंसी है अंडर दी MNRE। समझ में आ रही बात है, ये अभी जल्दी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो SECI क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म देखो, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है, MNRE हो गया, है ना, SECI हो गया, इन सब की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, या पूछा जा सकता है भाई कहाँ है, किसका पार्ट है, क्या करती हैं, ये 2-3 चीजें पूछी जा रही हैं। तो SECI क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नोडल एजेंसी है, ध्यान रखना, अंडर MNRE। इसका काम क्या होता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो भी सामान है, जो भी साइट्स हैं, जो भी उनका परचेजिंग है, उसका ऑक्शन करवाती है और इम्प्लीमेंट करवाती है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। यानी कहीं पे भी तुम्हें अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटल करना है, कहीं पे इम्प्लांट करना है, तो उसमें ये ऑक्शन का काम करवाने में मदद करती है। देन 32nd पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, याद आ गया, गुड़गांव में था आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है पीछे। तो वहाँ पर मैंने कवर करा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के नाम से जानी जाती है। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भैया ये जो है एक ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये किसने सेटल करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इंडिया और फ्रांस ने मिल के फाउंड करी है। तो को फाउंडेड बाई इंडिया एंड फ्रांस। अब देखो, ये जो ISA बनाई गई थी, इसका मेन पर्पस क्या था कि सोलर का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करना, कि सोलर को बढ़ावा देना। और कहाँ पर, ऐसी कंट्रीज में जहाँ पर सनशाइन रिच कंट्रीज हैं, ठीक है। तो सनशाइन रिच कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पर खूब तगड़ी सोलर हमें रेडियंस मिलता है, तगड़ी सोलर एनर्जी मिलती है। तो ये कहाँ है, अराउंड द इक्वेटर पे हम इस पे काम कर रहे थे। तो इसके अंदर ऐसी कंट्रीज, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, है ना। फिर पूछा जाएगा किसने फाउंड करा था, तो इंडिया और फ्रांस ने करा था। किसके लिए काम कर रही है, तो ये सोलर डेवलपमेंट पे काम कर रही है। कहाँ पर, तो कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर ये काम कर रही है, किन कंट्रीज में, तो सनशाइन रिच कंट्रीज के ऊपर मेनली इनका फोकस था। मतलब मेन फोकस यही था कि कौन सी ऐसी सनशाइन रिच कंट्रीज हैं अराउंड द इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वो कंट्रीज होंगी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कम से कम 3 बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो ISA है ये कौन सी कंट्री से फोकस कर रहा है। तो अगर ऑप्शन दे रखा है सनशाइन रिच कंट्रीज, तो इस पर टिक करना, अराउंड इक्वेटर। और अगर ये ऑप्शन दे रखा था कई जगहों पर कि ऐसी कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके बीच में आती हैं, ठीक है भाई। आपको पता है ना, पूरी अर्थ जो है हमने इसको बांट रखा है, इक्वेटर्स एंड ये एक्सिस बना रखी है, उन्हीं में से ये पूछा गया है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर। बाकी आप नेट पे देख लेना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है, प्योरली GK का क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में पढ़ा होगा। अच्छा, ये चीज़ें पूछी गई। फिर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, यही वाला मैंने कवर ही कर दिया कि इंडिया और फ्रांस जो है वो मिलके से फंडेड कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं, करंटली जो ये ISA है ये अलग कंट्री और कंट्रीज जो हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा है। मतलब पहले इनका फोकस केवल सनशाइन रिच कंट्रीज में था, पर देखा इनने वहाँ पर ही काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो अब ये और कंट्रीज जो हैं जहाँ जो कि सनशाइन रिच कंट्रीज नहीं भी हैं, पर उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। नाउ
अब देखो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंडिया में बड़ी तेजी से इस पे काम चल रहा है। और ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है सबसे पहले किसके लिए बनाया गया, तो ये इसका मेनली काम क्या है कि भैया ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के वो डेवलप करना, स्ट्रेथन करना, मतलब मजबूत बनाना, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड जो है इनको ट्रांसमिट किया जा सके। समझ में आ रही बात ये। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो कि जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत तगड़ा हो रहा है लेकिन डिमांड कम है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये हम लोग ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये गैप फिल करेगा किसका, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो उसका कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस काम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद द नेशनल ग्रिड। जैसे नेशनल ग्रिड आपको पता ही है, पहले तो हमारा देश कई ग्रिड में बटा हुआ था, अब एक सिंगल ग्रिड है, वन नेशन वन ग्रिड। तो जो हमारी नेशनल ग्रिड है तो ये क्या कर रहा है कि कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी अगर हो रही है, ठीक है, कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो रही है तो उसको नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ट्रांसमिशन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर काम किया जा रहा है इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में। इससे क्या होगा, इससे जहां पर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट है वहां से हम रिन्यूएबल पावर को इवैक्यूएट कर पाएंगे, ले पाएंगे और उन स्टेट को दे पाएंगे जो कि एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है, यानी कि जहां पर एनर्जी नहीं बन पा रही है, जहां पर भी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सोर्सेज नहीं है, वहां पर हम इन एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे विंड टरबाइन जो होती है, इन विंड टरबाइन आपको याद रखना है कि पवन चक्की जो विंड टरबाइन होती है इनके अंदर जो पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक विंड एनर्जी टरबाइन जो है ये तुम्हारी जो भी पावर बना रही है, यानी कि जो भी हमें इससे पावर मिलेगी वो पावर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है विंड स्पीड के क्यूब के टाइम्स पे। समझ में आ रही बात ये, यानी कि भैया जो भी विंड चल रही है, अगर विंड की स्पीड मान के चलते हैं 18 मीटर पर सेकंड की है तो इसकी क्यूब इतनी अमाउंट की पावर जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। समझ में आ रहा है, तो पावर जो बनेगी वो 18 मीटर पर सेकंड जो हमारा ये विंड की स्पीड है की पावर क्यूब में हमारी पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इतनी सारी पावर बनती है। ठीक, नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है कट इन स्पीड के ऊपर बात कर लेते हैं। कट इन स्पीड क्या होता है, तो देखो क्या होता है, जब विंड टरबाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है कट इन स्पीड और एक होता है कट आउट। कट आउट को मैं आगे कवर करूंगा, मैंने नोट कर रखा है। तो कट इन स्पीड क्या होती है, यानी कि देखो हवा चलेगी तो ये इसके टर्बुलेंट्स घूमेंगे और हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मिलेगा। अब अगर हमारी स्पीड जो है बहुत कम है तो हमारी ये जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट ही नहीं करेंगे। तो स्पीड बिलो विच विंड टरबाइन नॉट ऑपरेट, यानी कि वो स्पीड विंड की जिसके नीचे ये ब्लेड्स जो हैं ये चलेंगे ही नहीं, इसको हम कहते हैं कट इन स्पीड, या इसको एक और नाम से जानते हैं कि मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए विंड की ताकि हमारे टरबाइन ब्लेड जो हैं वो रोटेट हो सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि जरा सी 1 मीटर पर सेकंड की भी हवा चल रही है तो तुम्हारे ब्लेड चलेंगे, ना ना ना। तो आपको एक प्रॉपर विंड की स्पीड होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये होती कट इन स्पीड। ऐसी एक होती कट आउट स्पीड, इसको आगे कवर करूंगा मैं। कट आउट स्पीड क्या होता है कि यानी कि वो मैक्सिमम स्पीड जिसके आगे अगर विंड बढ़ी तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपने टरबाइन को स्टॉप कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद कर दिया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर कट आउट स्पीड से ज्यादा स्पीड आ रही है तो ऐसे में ब्लेड डैमेज हो सकते हैं, टरबाइन डैमेज हो सकती है ना, और दिक्कत आ सकती है। तो डैमेज से बचाने के लिए एज अ प्रिवेंशन मैकेनिज्म हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को ऑफ कर देते हैं। समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं कट आउट स्पीड। तो हमेशा जो विंड टरबाइन है वो कट इन और कट आउट के बीच में ऑपरेट करती है। तो कट इन स्पीड कितनी होती है, टिपिकली 3 से 4 मीटर पर सेकंड होती है। कट आउट आई थिंक 20 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स होती है। आगे मैं अभी इसको डिटेल में पॉइंट में कवर करा है मैंने, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको और बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, पुराने लेक्चर में मैंने ये चीज़ कवर करी थी, जहां पर मैंने पीपा वाव मैंने इसको कमेंट सेक्शन में लिख रखा था, उसको करेक्ट कर लेना, गलती हो जाती है। तो पीपा वाव जहां पर हम लोग ने ऑफ शोर विंड का हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, ये गुजरात में है। मैंने तमिलनाडु लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। देखो एक्चुअली जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इसके रिगार्डिंग, तो तमिलनाडु की जो साइट है ऑफशोर की उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, लेकिन मतलब अप्रूव्ड कहाँ हो गया, तो अप्रूव्ड हुआ है गुजरात के पीपावाव में। तमिलनाडु में अभी एक्सप्लोर किया जा रहा था, तो इसको करेक्ट कर लेना। मैं जो इसका PDF नोट्स आपको दूंगा उसमें मैं इसको करेक्ट करके दूंगा, ठीक है, ताकि गलती ना हो आपसे।
तो कोशिश मेरी यही रहती है कि यार जो भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उनको क्वालिटी कंटेंट मिले। आप जानते हैं क्वालिटी के लिए हमारा चैनल फेमस है। और दूसरा, गलतियां कम से कम हो। देखो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं 100% एक्यूरेट ही हर चीज़ दे पाऊंगा, बिकॉज ह्यूमन एरर होने के चांसेस रहते हैं। मैं भी दिन भर पढ़ता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना आप पढ़ रहे होगे उससे डबल पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। अगर तुम 6 घंटे पढ़ोगे तो मैं 12 घंटे तुम्हें पढ़ता हुआ दिख जाऊंगा, ताकि गलतियां कम से कम हो और आप लोगों को एक स्टोरी की तरह, एक फ्लुएंसी में आपको चीज़ें समझा सकूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार जैसे हम लोग रिसर्च करने के लिए नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार कई जगहों पे गलत हो सकता है, कई बुक्स में गलती हो सकती है, तो डेट इज़ अ माइनर मिस्टेक जो हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपको करेक्शन बता दूँ, ठीक है। और ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं इसको मैं सुपर प्राइम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको पता ही है 10 जुलाई से पहले अगर आप कोई भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो, टेलीग्राम ग्रुप एक ही है वैसे, सुपर प्राइम टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको 449 में मिल जाएगा। 10 जुलाई के बाद 599 इसकी कॉस्ट होने वाली है 6 महीने की। हालांकि ये फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू द सुपर प्राइम टेलीग्राम ग्रुप, जो कि 120 मतलब 119 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट पे चला जाएगा। तो जो प्राइम ग्रुप आपको 59 में मिलता था वो 89 में, और जो सुपर प्राइम ग्रुप 89 में था वो 119 में हो जाएगा। अच्छा, कई लोग कह रहे थे सर अपग्रेड कैसे करना है। तो देखो जिस दिन होगा 10 जुलाई को एक नया ग्रुप आपको 11th से मैं स्टार्ट करूंगा। 10th तो हमारी कह सकते हो कट इन डेट है, जहां तक जो भी करना चाहे वो कर सकता है। 10th के बाद जो 11th जुलाई होगी उस पर हम लोग क्या करेंगे, आपको एक नया ग्रुप दिख जाएगा। तो सारे वीडियोस हम लोग शिफ्ट कर देंगे 11 जुलाई को सुपर प्राइम से, सुपर प्राइम वाले जो है 89 वाले से 119 पे, और जो प्राइम के हैं 59 वाले वो 89 पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो आपको प्राइम ग्रुप रहे, जो हमारा पुराना प्राइम ग्रुप था उसको हम सपोर्टिव ग्रुप के नाम से या किसी और नाम से इसको थोड़े दिन तक चलने देंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली आप जब ज्वाइन बटन पे जाओगे, जहां पर भी आपने ज्वाइन करा था यूट्यूब में, वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा अपग्रेड करने का, तो वहां से जाके आप 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके अपग्रेड कर लोगे, जो भी आपको जुड़ना चाहते हो जिस भी ग्रुप में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है 11 तारीख को, अभी नहीं 11 तारीख को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके ऊपर स्टडी करके आपके सामने लाता रहूँ। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स अच्छे आते रहेंगे तो ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू।